चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था चौहान वंश। चौहान वंश में अपन ने शाकंभरी के चौहान यानी कि उनके मूल पुरुष वासुदेव, वहाँ से चौहान चलते हैं अजमेर और अजमेर में आके अजमेर बसाते हैं। अजयराज अणोराज को पढ़ा, उसके बाद में विग्रहराज और सोमेश्वर को अपन ने कल पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वीराज चौहान, अथवा तो आप ये कह सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान या थर्ड, क्योंकि इनको पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो आज अजमेर की गद्दी पर बैठेंगे पृथ्वीराज चौहान। चौहान थर्ड। अब देखो, इनका जो शासनकाल है वो 1177 से सोमेश्वर की मृत्यु हुई, तो 77 के बाद में बाणमत तक, 1177 से बाणमत तराइन के द्वितीय युद्ध तक इनका कार्यकाल माना जाता है। अब देखो, इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे राय पितौरा, दल पंगुल। इसका मतलब विश्व विजेता होता है। ये मान लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया। जो भी आज दिन तक के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वीराज चौहान माना जाता है। अब देखिए, पहले इसके आसपास की स्थिति का एक बार अपना अवलोकन कर लेते हैं कि क्योंकि अजमेर वाले चौहानों का यानी कि पृथ्वीराज चौहान जब विश्व विजेता है, तो यानी कि एक तरीके से चारों तरफ इन्हीं का ही साम्राज्य होगा। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ उस समय की स्थिति का जो अवलोकन करते हैं, तो देखो यहाँ एक भंडानक एक जाति है जो सतलज की तरफ से आती है। यहां पड़ता है इसमें यूपी महोबा। महोबा एक जगह है और यहां का शासक है परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल वो शक्तिशाली शासक है, ऐसी बात नहीं। इसके बाद में यहां पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज का उस समय का, जिस समय पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं, उस समय कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल। इधर गुजरात में देखो आप, तो गुजरात में भीमदेव सेकंड, इस तरीके से ये स्थिति जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं, उस समय की स्थिति ये बनती है। अब देखो, ये एक जाति है भंडानक। ये क्या करती है, ये इस तरीके की जाति है कि जैसे मान लो अपने पड़ोस में कोई खेत है, तो परिवार वालों का ही रहता है, काका बाबा का जो भी, जैसे मान लो भाई है उनके खेत। तो ऐसी कुछ आदत होती है कुछ लोगों की, जैसे इस साल थोड़ी सी मेर तोड़ के थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, फिर आगे बढ़ा दी, इस तरीके से कहने का मतलब वो आगे खिसकता ही जाता है। तो ये भंडारनक जाति सतलज से चलती हुई, कहने का मतलब यहाँ अलवर भरतपुर तक पहुंच गई। क्षेत्र लगता है पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान यहां से चलते हैं और भंडारनकों को का दमन कर देते हैं। कहने का मतलब यहां भंडानक का दमन हो जाता है। अब देखो, परमर्दी देव चंदेल, यह महोबा के यूपी में पड़ता है।
इसके दो सैनिक है, सेनापति हैं, बड़े वीर और योद्धा है, जिसका नाम आपने सुना हो कभी कहानियों में, ऐतिहासिक या कहीं बुजुर्गों ने ऐसी कहानी सुनाई हो, तो इनके नाटक भी गांवों में चलते हैं। आला और उदल, आला उदल, दोनों भाई हैं आला उदल, बड़े वीर योद्धा है। अब होता क्या है कि एक बार पृथ्वीराज सिंह की चौहान की सेना दिल्ली से युद्ध करके लौट रही थी, तो कुछ घायल सैनिक थे, तो परमर्दी देव चंदेल ने क्या किया, उन घायल सैनिकों को मरवा दिया। उससे पहले क्या होता है कि ये परमर्दी देव चंदेल है, ये आला उदल के पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे घोड़े थे, युद्ध कौशल में जो निपुण थे। तो परमर्दी देव चंदेल ने इनसे घोड़े मांगे आला उदल से कि भाई तुम्हारे घोड़े दे दो। तो आला उदल ने कहा हम तो घोड़ा दें, घोड़ी दे, तेरी इच्छा हो जैसा। तो ये कहने का मतलब नाराज होके, और ये लोग आ गए थे आला और उदल कहां पे, जयचंद के पास में। इधर इसने परमर्दी देव ने चंदेल ने क्या किया कि जो पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध करके आ रही थी, तो कुछ घायल सैनिक थे, तो इसने घायल सैनिकों पर आक्रमण करके उन पे मरवा दिया। तो सीधी सी बात है, जब उनको मरवा दिया तो पृथ्वीराज चौहान और चंदेल के बीच में युद्ध होना ही था, और इससे टक्कर लेने वाला कोई आदमी उस समय कोई था नहीं पृथ्वीराज चौहान से। तो उसने समय को भांपते हुए परमर्दी देव चंदेल ने क्या किया, आला और उदल से माफी मांगी और इनको वापस बुला लिया। और पृथ्वीराज चौहान और आला उदल यानी कि परमर्दी देव चंदेल के सेनापतियों के बीच में एक युद्ध होता है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना है, एक तरफ आला और उदल है। एक जगह पड़ती है नारायणा, यूपी में ही, और युद्ध होता है, उसको कहते हैं तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, उसमें आला और उदल दोनों मारे जाते हैं, दोनों एक तरीके से शहीद हो जाते हैं। यानी कि आला उदल जैनिक एक कवि है, वो उसने इनका युद्ध देखा, तो आला उदल को जब युद्ध देखा तो उसने इसके बारे में ये कहा कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। इस तरीके से योद्धा है कि अगर क्षत्रिय का जीवन है तो वह 18 वर्ष का है। आला उदल को देखकर उसने इस तरीके से इसका वर्णन किया, यानी कि 12 साल कुकर जिए, 13 साल सियार, और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान और आला उदल यानी कि परमर्दी देव चंदेल का युद्ध जो होता है वो तुमुल का युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 1882 ये सन आपको 1182। भंडारनाका का दमन भी 1182 में ही किया था। ये तिथि ये सन भी आपको याद रखना है। और नारायणा ये जगह पूछी जा चुकी, नारायणा इसी वजह से मैंने लिखाया है, कभी कभार डीपली पूछ लेते हैं। तो ये नारायणा एक जगह है जहां तुमुल का युद्ध हुआ है पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल की सेना के बीच में। उसमें प्रमुख जो योद्धा है वो आला उदल है, दोनों शहीद हो जाते हैं। और यह घटना, ये युद्ध है जो 1182 का है। अब देखो आगे क्या होता है। भीमसेन से कोई ऐसी अपन केवल स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि यहाँ इस तरीके की ये भंडारनाक जाति, ये परमर्दी देव, ये कन्नौज का जयचंद गढ़वाल, और यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति केवल इतनी सी है। वैसे तो देखो भीमदेव सेकंड गुजरात, इसने सोमेश्वर की हत्या की थी, इसके पिता की, पृथ्वीराज चौहान के पिता की, तो दुश्मनी तो थी सही वैसे देखा जाए तो। और एक कारण और है कि यहां पड़ता है आबू। आबू की एक राजकुमारी थी इच्छिनी। भीमदेव इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इच्छिनी की इच्छा थी किससे, पृथ्वीराज चौहान से शादी करने की।
और हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान और इच्छिनी की शादी हो जाती है। तो इस चीज को लेके भी इसके मन में तो था, पर इसकी इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि ये पृथ्वीराज चौहान से सीधी टक्कर ले सके। तो इस तरीके की स्थिति उस समय की थी। अब करते हैं अपन बात, बचा जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल यहीं से, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इसकी जो पुत्री है संयोगिता है, ये हमारी एक भारत की दुर्दशा ही मान लो कि इसी की वजह से हमारे भारत में इस्लाम की स्थापना होती है। देखो, ये पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान और ये जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल, इसकी पुत्री है संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान का ननियाल कहाँ है? दिल्ली, आपको पता है। राजा अनंगपाल जी की जो बड़ी पुत्री है कपूरी देवी, यानी कि सोमेश्वर के पिता, इसके पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर, कपूरी देवी के बड़े पुत्र है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का ननियाल कहाँ है? दिल्ली। संयोगिता का भी ननियाल दिल्ली है। इन दोनों की मुलाकात हो जाती है वहां, और मुलाकात होने पर इनका प्रेम हो जाता है। तो ये हादसा तो एक दिन गुजरना ही था जवानी में। तो इस तरीके से कहने का मतलब दोनों का वहां बातचीत होती है और प्रेम हो जाता है। इस बात का जो पता चलता है किसको? जयचंद गढ़वाल को। जयचंद गढ़वाल को जो पता चल जाता है तो ये संयोगिता को वापस ले आता है। कहां पे? वापस कन्नौज। इधर से पृथ्वीराज चौहान भी वापस अजमेर आ जाते हैं। पत्रों के माध्यम से बातचीत उस जमाने में चलती थी, चल रही होगी। अब होता क्या है कि धीरे 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 जयचंद को कुछ ज्यादा ही सूचना संयोगिता की मिलने लगी। तो इसने क्या किया? एक स्वयंवर रखा संयोगिता का। उस समय स्वयंवर होता था। स्वयंवर का मतलब यह होता है स्वयं वर चुनने का जिसको अधिकार है, यानी कि पुत्री स्वयं, कन्या अपने वर को स्वयं चुन लेती थी, उसको स्वयंवर कहा जाता था। अब देखो, स्वयंवर रखा, कोई बात नहीं। सब राजाओं को किसने बुलाया? जयचंद ने सब राजाओं को बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को। कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि जयचंद गढ़वाल ने इस पृथ्वीराज चौहान, ये जयचंद गढ़वाल का महल है और ये दरवाजा है। इस दरवाजे पर जहां जूते चप्पल खोले जाते हैं उस जगह पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा दी। तो अपने आप में एक बेइज्जती है। इस तरीके से कहने का मतलब सब राजा महाराजा यहां विराजमान थे। संयोगिता को बुलाया गया, संयोगिता आई वरमाला लेकर, इधर से घूमी, वह सीधी यहां से निकल के और इस राजमहल से होती हुई और जहां पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगी हुई थी वहां वरमाला डाल दी। इस बात को लेके तमाम राजा नाराज हुए कि भाई तेरी चोरी का टाका और जगह बिड़ा हुआ है तो भाई हमें क्यों इकट्ठा किया। तो इस तरीके से कहने का मतलब, एक तरीके से कहने का मतलब यह होता है कि जयचंद गढ़वाल की बेइज्जती होती है। तो जयचंद गढ़वाल अब क्या करता है? अब यह करता है कि यह संयोगिता को एक कमरे में बंद कर देता है, कमरे में कैद कर देता है। संयोगिता को कैद क्या, एक तरीके से कमरे में बंद कर देता है। इस बात का पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को। अब तो पृथ्वीराज चौहान को आना ही पड़ेगा। अब ये जब इस बात की सूचना मिली तो पृथ्वीराज चौहान यहां आया और कहा जाता है कि इनके
जयचंद गढ़वाल और इसके बीच में युद्ध भी हुआ था, हुआ होगा, लेकिन मेन चीज यह है कि मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, यानी कि सीधा सा संयोगिता को उठाकर और पृथ्वीराज चौहान कहाँ लेके आ गया, अजमेर लेके आ गया। इस तरह की बात जब ये घटना होती है तो अब आगे का जो क्रम चलेगा, ये तो है स्थिति और इसका कारण, यानी कि मेन जो कारण है वह संयोगिता। और उस समय की जो स्थिति का अपन ने जो वर्णन देखा है कि उस समय अजमेर के आसपास जो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य फैला हुआ था, उस साम्राज्य में कि क्या स्थिति थी, तो उस स्थिति को अपन ने देखा। अब देखो, अब चलते हैं अपन आगे की घटना की तरफ। वही अजमेर पृथ्वीराज चौहान, तृतीय लिख दो आप ताकि आपको ध्यान रहेगा। इसका दरबारी कवि वही चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो। अब देखो होता क्या है, यहां एक जगह पड़ती है, वह है गजनी। उस समय गजनी का शासक बना था गोरी। गोरी अपनी सेनाएं लेकर आगे बढ़ता है और यहां आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से पड़ता है पंजाब, और पंजाब और हरियाणा के बीच में जो जगह पड़ती है वह पड़ता है बठिंडा। बठिंडा के पास में अपनी सेनाओं का पड़ाव डाल देता है। इस बात की सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिलती है। पृथ्वीराज चौहान को जब सूचना मिलती है तो पृथ्वीराज चौहान एक दिल्ली का सेनापति था, गोविंद राय। और कुछ अपनी प्रमुख सेनाओं को लेकर और तराइन के मैदान पर दोनों की सेनाएं आमने सामने हो जाती है। यह घटना है 1191 तराइन के मैदान की। प्रथम युद्ध किसका? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का। अब होता क्या है, सेनाएं आमने सामने है, इधर से गोरी क्या करता है, एक भाला मारता है और गोविंद राय के मारता है, तो गोविंद राय के दो दांत टूट जाते हैं। दो दांत टूट जाते हैं तो भाई गोविंद राय, आप जानते हो दांत टूटने पे कितना दर्द होता है। तो गोविंद राय ऐसे पकड़ के बैठ गया और गोविंद राय को आया गुस्सा। गोविंद राय ने जोरदार आक्रमण मुगल सेना पर किया, और इस तरीके से कहने का मतलब मोहम्मद गोरी वापस अपनी सेना के साथ कहां आ गया? गजनी। और हम भी इसको जीतकर कहने का मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में हमारी जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और हम भी वापस यहां आ गए। अब आप सबको पता है कहानी के हिसाब से आपको कहानी का क्रम ध्यान रखना है बेटा, बस मेन चीज यही है। उस समय नया नया भगा कर लाया था किसको? संयोगिता को। ये तो लग गए रासलीला में, क्योंकि युद्ध भी जीत गए थे, एक खुशी तो ये थी, और नई नई दुल्हन थी संयोगिता, प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी, तो ये रासलीला में लग गए। ये बंदा जो वापस चला गया, यहां वापस गजनी आ गया, और गजनी आने के बाद में वापस तैयारियों में लगता। वही होना है, अगर मान लो नंबर नहीं आया तो वापस फिर वही कंपटीशन की तैयारी में। आज अपना किसी कंपटीशन में नंबर नहीं आता है, कोई बात नहीं, वापस अपन अपनी तैयारी में लग जाते हैं, अगले पेपर की देखेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब गोरी वापस गजनी आकर और तैयारी में लग जाता है। ठीक एक साल बाद में गोरी वापस यहां से भारत विजय के लिए रवाना होता है साहब।
और यहां से आके सीधा लाहौर में पड़ाव डालता है और लाहौर से एक संदेश भेजता है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले। आपको पता है ये चीज तो असंभव है। उसने कहा, संदेश भिजवा दिया युद्ध के मैदान में। इस तरीके से कहने का मतलब, वापस लाहौर से इस तरीके से होता हुआ वही घोड़ा वही मैदान 1192 में, वही तराइन का मैदान युद्ध होता है और हमारी तरफ से वही गोविंदराव और कुछ नॉर्मल तैयारी लेके चला था, क्योंकि क्या है यहां ये तो इतने लीन रहता था पृथ्वीराज चौहान तो संयोगिता के प्रेम में, तो फिर यहां जाने की किसी को इजाजत ही नहीं थी। ये बंदा इसने यहां लाहौर से आके और यहां तक इसको संदेश भिजवा दिया, और संदेश भी ऐसा भिजवाया जिससे गुस्सा आ जाए कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले। तो पृथ्वीराज चौहान ने उस बात को अनदेखा कर दिया कि युद्ध के मैदान में देख लेंगे। तो इस बंदे ने तो आके पड़ाव डाल दिया। तब जाके चंद्रवरदाई ने सोचा कि यार ये आदमी अभी तक नहीं जग रहा, और ये इसका मित्र भी माना जाता है, और कवि तो है ही सही, दरबारी कवि तो है ही सही, लेकिन मित्र भी माना जाता है। एक थाल जन्म और एक थाल मरण बताया जाता है, अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहां सिर्फ इस जगह जाने की इजाजत केवल इसको थी, किसको? चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई गया पृथ्वीराज चौहान के पास में और कहा कि इस गोरी को छोड़ो और इस गोरी को देखो, ये गोरी तो बाद में भी मिल जाएगी, ये तो कहीं नहीं जाए, तो इस गोरी को छोड़ो और इस गोरी को से निपटो। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, देख लेते हैं, चले। तो साधारण सी मतलब सेना लेके वही गोविंद राय और एक इनका जवाई बताया जाता है, बहनोई बताया जाता है, मेवाड़ का समर सिंह। तो सामान्य सी सेना लेके और युद्ध के मैदान में जाते हैं। युद्ध के मैदान में जाते हैं तो देखो गोरी वहां एक चाल चलता है। गोरी पृथ्वीराज चौहान से यह कहता है कि देखो ज्यादातर तो मैं संधि के और समझौते के इसी में आया था, मैं युद्ध के लिए कोई ऐसी योजना भी नहीं है, ऐसी कोई तैयारी भी नहीं है, और मैं तो आपसे समझौता करने आया हूं। और मैं पूछ लेता हूं, देखे मेरा भाई वहां गजनी रहता है, तो मैं कुछ सेना भिजवा के और पूछ लेता हूं, अगर वो कहेंगे तो वैसा कर लेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब गुमराह किया। तो मैं पूछ के आता हूं, भिजवाता हूं किसी को कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तो संधि के लिए ही आया था। तो इस बात का क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि जाएंगे फिर वापस आएंगे, 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा, गजनी जाएगा, आदमी वापस आएगा, पूछ के आएगा, तो अपन आज की रात यहीं पार्टी साल्टी कर लेते हैं। रात भर पार्टी साल्टी की, देर सवेर सोए। सुबह जब 4 बजे थे, तो 4 बजे के आसपास आदमी सुबह सेनाएं अपने नित्य क्रम के लिए निमट रही थी। जब नित्य क्रम के लिए निमट रही थी, यानी कि सेनाएं बिछड़ी हुई थी, उस समय गोरी ने क्या है, इस बिखरी हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। जब बिखरी हुई सेना पर आक्रमण कर दिया, तो आप जानते हो ऐसी स्थिति में युद्ध करना तो कैसे संभव हो सकता है। तो जो भी युद्ध हुआ वो तो किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पकड़ लिया और सिरसा के पास में मार दिया। पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ज्यादातर इतिहासकार इसी बात को मानते हैं, ज्यादातर इतिहासकार इसी बात को मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पकड़ लिया और मार दिया। अधिकतर विद्वान, अधिकतर इतिहासकार इसी बात को, राजस्थान के जो इतिहासकार है वह अधिकतर इसी बात को मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम है, ये आप याद रख लेना, ये कई बार पूछा जा चुका है, नाट्यरंभा। नाट्यरंभा जैसे चेतक के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में, ऐसे पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के बारे में भी पूछा जाता है। एक चीज तो ये मैंने बताई कि द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी कि इस तरीके से गोरी ने चाल चली और सुबह के 4 बजे बिछड़ी हुई सेना पर आक्रमण करके और धोखे से युद्ध हुआ। इस तरीके से हम युद्ध में असफल भी रहे और
पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मार दिया। इस बात को राजस्थान के तमाम इतिहासकार यानी कि 90% इतिहासकार इस बात को मानते हैं। दूसरी कहानी चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई यह कहता है कि गोरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कहां ले आया? गजनी। गजनी ले आया पकड़कर और उसको कैद खाने में डाल दिया। जब पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की तरफ देखा आंख उठाकर, तो गोरी ने कहा कि मेरी तरफ आंखें निकाल रहे हो कि राजपूतों की आंखें ऐसी होती है, चाहे तू हो या और हो। तो इस बात पर, इस कोटेशन पर है ना, जो पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी। ऐसा पृथ्वीराज रासो में किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा कहा गया है। अब एक घटना तो यह हो गई, जब इस बात का पता चलता है चंद्रवरदाई को, तो चंद्रवरदाई अपने इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़कर, इसका पुत्र है जलहण, ये नाम भी आपको याद रखना, पुस्तक दे जलहण चले नृप काज, यानी कि चंद्रवरदाई यहां से जाता है और कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। गजनी जाने के बाद में वह पृथ्वीराज चौहान से, सुल्तान से मिलता है और इस बात को कहता है कि हमारे राजा जी की भले ही आपने आंख फोड़ दी, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे राजा जी बाण चला सकते हैं, आप कहो जहां चला सकते हैं। उसने कहा देखेंगे, ऐसा तो हमने सुना नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, शब्दभेदी बाण बोलते हैं उसको। यह बाण एक आदमी और चलाता था और वह है भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ। जिनके हाथ से श्रवण कुमार मारा गया, वो शब्दभेदी बाण की वजह से ही, क्योंकि मटके में पानी भर रहे थे और मटके की पानी की आवाज, डुबुक डुबुक की आवाज सुनकर, और इस तरीके से शब्दभेदी बाण राजा दशरथ ने, और जानवर के चक्कर में और श्रवण को लग गया। इस तरीके से शब्दभेदी बाण महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज दशरथ के हाथों लगा श्रवण कुमार के। दूसरा शब्दभेदी बाण का जो ज्ञान था वो पृथ्वीराज चौहान को था। उसने कहा देखे, तो इस तरीके से कहने का मतलब, सुल्तान, गजनी का सुल्तान गोरी इस तरीके से बैठा हुआ था सिंहासन पर और पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। पृथ्वीराज चौहान को लाया गया और उससे कहा कि चलाओ बाण। तो वो चंद्रवरदाई ने कहा कि भाई सामंतों के कहने पे बाण नहीं चलाएंगे, आप स्वयं कहोगे ना तब हमारे राजा जी बाण चलाएंगे। तो जब सुल्तान ने कहा कि चलाओ बाण, तब एक युक्ति, एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, और वह प्रसिद्ध दोहा है कि उस समय चंद्रवरदाई वहीं खड़ा था, जो चारण है, कवि भी है। तो उसने पृथ्वीराज चौहान से कान में, यानी कि दूर होके इस तरीके से खड़े थे, और खड़े खड़े उन्होंने एक दोहा सुनाया, क्या कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि राजा जी इस, आप जहां खड़े हो वहां से 4 बांस दूरी और 24 गज की दूरी पर 8 अंगुल ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है। यानी कि उस समय गज से और बांस से नापा जाता था। तो इस बात का ज्ञान पृथ्वीराज चौहान को खूब अच्छी तरीके से था, और उसकी भाषा, चंद्रवरदाई की भाषा, जो चारण की भाषा होती है, वो राजपूतों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आती है, क्योंकि चारण भाटी इनके कवि हुआ करते थे, जो जोशीले कविताएं या कोई इस तरीके से इशारा देते थे। तो ये इशारा दिया, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता पर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। बस इतना कहा और पृथ्वीराज चौहान ने सीधा गोरी को तीर मारा और धड़ाम से गोरी नीचे। जैसे धड़ाम से गोरी नीचे गिरा तो चंद्रवरदाई को यह पता चल गया
कि अब ये हमें छोड़ेंगे नहीं। तो चंद्रवरदाई ने अपने वो छुरा निकाल के पृथ्वीराज चौहान को घूस दिया और पृथ्वीराज अपने आप को घूस लिया, यानी कि दोनों को मार दिया। इसलिए कहा जाता है एक थाल मरण और एक थाल जन्म और एक थाल मरण, ये कहावत है। अब देखो, ये कहानी होती है इस तरीके से, कहने का मतलब पृथ्वीराज किसके द्वारा नहीं मानी जाती सत्य, क्योंकि ये बात सिर्फ चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राजस्व में कहता है। सत्य ये मानी जाती है इतिहास के हिसाब से। इतिहास क्या कहता है कि हमने तराइन का युद्ध, हमने 1191 में प्रथम युद्ध हमने जीता और दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है वो गौरी ने जीता। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है। कहानी केवल जोड़नी है आपको अपने दिमाग के हिसाब से, जो ये कवि लोगों की है, चारण लोगों की है, लेकिन इतिहास इस बात को सत्य मानता है। ये चीज भी मैं आपको बता दूं। आगे आगे जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि जब गजनी आया था, जब गौरी आया था गजनी से, तो उनके साथ एक व्यक्ति आए थे और वो व्यक्ति अजमेर से जुड़े हुए हैं। अजमेर में उनकी दरगाह भी है। अजमेर में यानी कि पूरा इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उनको पूजनीय मानते हैं। गौरी के साथ जो आया था वो था ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती, इनका जन्म पारस में हुआ था। ये पारस के थे रहने वाले। ऊंटों का काफिला पैरों के निशान देखकर ख्वाजा पारस से चले राजस्थान देखकर, इस तरीके की कहावत आती है। तो इनकी मृत्यु यानी कि वफात, उर्दू में उसको वफात बोलते हैं, मृत्यु को, यहीं हुई अजमेर में। और अजमेर में हुई और इनको गुरु के रूप में माना, यानी कि इस्लाम धर्म में गुरु को पीर बोलते हैं, शिष्य को मुरीद बोलते हैं। ये कुछ शब्द आपको याद रखने हैं, मुरीद। और उत्तराधिकारी जो होता है उसको वल्ली बोलते हैं, वल्ली। वल्ली मीन्स उत्तराधिकारी। इस तरह की कुछ भाषा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछा गया कि गौरी के साथ कौन आए थे। हमेशा यही पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय गजनी से कौन आए थे, ख्वाजा मुईउद्दीन, क्योंकि अपनी वाली बात रखनी है। तो पृथ्वीराज चौहान के समय ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। तो इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान वाला, वह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक तरीके से ये कह दीजिए आपकी ये जो तराइन का युद्ध है ना, ये एक बहुत भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी घटना है। परिवर्तनकारी घटना क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से इस्लाम धर्म की स्थापना परमानेंट भारत में हो गई, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई एक तरीके से। की स्थापना इस तरीके से कहने का मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा पृथ्वीराज चौहान, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। ये दोहा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इस दोहे के द्वारा भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप एक एक चीज को 1-2 बार मेरे वीडियो को देख लो। आपके पूरा 1-2 बार देखोगे आपके कंप्लीट क्लियर हो जाएगा।